हेलो 10वीं क्लास के बच्चों पिछले वीडियो तक हम लोग सारा काव्यांश का पोर्शन पूरा कर चुके हैं। अर्थात आपकी क्षितिज बुक से जितनी भी कविताएं हैं वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक चेंज करते हैं क्योंकि हम बुक पढ़ पढ़ के क्षितिज से थोड़ा सा वो हो गए हैं, माइंड हमारा चेंज मांग रहा है, तो हम इसको अब व्याकरण पे ले आते हैं। तो व्याकरण हमारे एग्ज़ाम में जो आएगी ये उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रचना के आधार पर वाक्य में भेद, और ये 4 नंबर का होता है। इसमें आपको 4 सेंटेंसेस दिए होते हैं, 5 दिए होंगे और आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे और आपके 4 नंबर पूरे। तो ये बहुत ही आसान है, बस एक बार आपके माइंड में सेट होने की ज़रूरत है। तो उसमें के लिए हम करते हैं, और आपको इसमें याद रखना है कि एक ऑप्शनल भी क्वेश्चन होगा, यानी कि 5 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको 4 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये टॉपिक ले लेते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ जानिए, वाक्य क्या होता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये बहुत ही प्राइमरी लैंग्वेज की डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्या? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन चूंकि हम 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे शब्दों के सार्थक शब्दों के सार्थक अर्थ निकलने पर जो समूह बनता है वह ही वाक्य कहलाता है। अर्थात जिसका मीनिंग निकले, वो सेंटेंस जिसका कोई अर्थ हो, जिससे हमें कोई बात पूरी समझ में आती हो। इस वाक्य कई प्रकार के हो सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इस तरह से जैसे क्या मैं वहाँ अपने घर जा सकता हूँ, प्रश्न मार्क लगाया, तो ये बन गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। मुझे लगता है इसके लिए आपको इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है। अब हम इसके बाद करते हैं वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन से हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसमें से सबसे पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है मिश्रित वाक्य। वैसे तो नाम से भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है हमें, पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं सरल वाक्य। पहले इसकी अभी हम परिभाषा लिखती हूँ, उसको समझो। क्या? जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, वह क्या कहलाता है? वह सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसको आप समझ लो। जिसको ये समझ में आ गया वो सरल को करने में बहुत आसानी से कर लेगा। अब बेटा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि सरल वाक्य आप कैसे समझ रहे हो, क्रिया क्या कैसे समझ में आ रहा है, मैं समझाती हूँ। जैसे गीता खाना बना रही है। खाना बना रही है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एक व्यक्ति है, इसको हम कहते हैं उद्देश्य। इसको जब हम वाक्य के भेद करते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है ये उद्देश्य है, और ये जो क्रिया है उसे हम कहते हैं विधेय। तो जब इन दोनों को हम देख रहे हैं तो हमने देखा एक उद्देश्य है, बाकी सारा जो एक क्रिया हो रही है कि खाना बन रहा है, तो ये हमारा एक सरल वाक्य है। एक ही क्रिया है ना इसमें, इसलिए केवल एक क्रिया होती है जिसमें, तो वो सरल वाक्य होता है। अभी हमने ये समझा। तो ये अब इसमें लिख दें हम सीता और गीता खाना बना रही हैं, तो भी ये क्या हो गया? सरल वाक्य, क्योंकि क्रिया सिर्फ एक है। और इसी में अगर हम लिख दें खाना बनाते बनाते खेल रही हैं, बनाकर खेल रही हैं, तो बेटा ये अब सरल वाक्य नहीं रहा। समझ गए बच्चों? सरल वाक्य में सिर्फ इतना ही है। फिर मैं आपको ये तो मैंने एक ही सेंटेंस को, गीता खाना बना रही है, को समझाया। इसमें अगर 2 उद्देश्य हो जाए, 3 उद्देश्य हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें खाना बना रही हैं तो एक क्रिया हो रही है, इसलिए ये सरल वाक्य है। लेकिन जब इसमें खाना बनाकर खेल रही हैं, तो यहाँ पर 2 क्रिया होने की वजह से ये अब सरल वाक्य नहीं है। अब इसमें हम कह सकते हैं सीता और गीता खेल रही हैं, करें
तो हमारा अब ये बन गया फिर से सरल वाक्य। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। और आप अगर एग्जाम में ये दिखता है तुरंत लिखो इसके सामने, एक क्रिया होने के कारण ये सरल वाक्य है। राइट बच्चे, अगले अगले चीज को समझते हैं, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य के बारे में आप समझो। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त का अर्थ होता है दो चीजों को जुड़ा हुआ होना। जुड़ा हुआ होना, एक ये चीज है, एक ये चीज है, तो इनको जोड़ दिया तो बन गए संयुक्त। ठीक है, जॉइंट है। तो अभी हम इस चीज को ऐसे, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे? जहां जिन वाक्यों में वाक्य में जिस वाक्य में, बल्कि इसको ऐसे लिखेंगे, जिस वाक्य में दो सरल वाक्यों को संयोजक लगाकर एक कर दिया जाए तो वह कैसा वाक्य बन जाता है? वह वाक्य संयुक्त वाक्य हो जाता है। वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये हो गई आपकी इसकी परिभाषा। ये में से तो आपको एग्जाम में 90% तो आपको नहीं पूछी जाएगी, बट बेटा आपको समझ में आनी चाहिए ना कि हमने संयुक्त वाक्य में क्या चीज़ नोटिस करी। सरल वाक्य में हमने देख लिया कि एक क्रिया है। अब संयुक्त वाक्य में ऐसा क्या है कि हम इसे कहें, किसी भी वाक्य को संयुक्त वाक्य कह दे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब एक सरल वाक्य और दूसरा सरल वाक्य जुड़ जाए, किसी बीच में कोई शब्द लगा देने से, तो वह क्या कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल उठाया था ना, गीता खाना बना रही है। तो आप इसको देखो, और उसके बाद लिखा हमने, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो इसी में अगर हम लिख दें गीता खाना बना रही है और खेल रही है और खा रही है, इसको खा रही है कर देते हैं। बना रही है और खा रही है, तो दो क्रियाएं होगी बेटा, बनाना हो गया और खाना हो गया। ठीक है, ये दो क्रियाएं जब आ गई और बीच में संयुक्त वाक्य जो संयोजक शब्द लगा वो और है, तो इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, जब दो क्रियाओं को जोड़ने वाला कोई अवयव शब्द यहाँ आ गया संयोजक बनकर, अभी हमने लिखा था ना यहाँ पे संयोजक बनकर, तो वो आ गया, तो उसकी वजह से ये संयुक्त वाक्य हो गया। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल वाक्य आपको समझ आ चुका है, संयुक्त का समझ आ चुका। अब मैं कुछ ऐसे शब्द लिखने वाली हूँ जिससे आपको, जैसे आप सेंटेंस वाक्य को पढ़ें और आपको तुरंत पता चल जाए ये तो हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल को इरेज कर रही हूँ और वो शब्द यहाँ पर लिखूंगी, जिससे आप वाक्य को पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये वाक्य तो हमारा संयुक्त वाक्य है। अब ऐसे कौन कौन से संयोजक शब्द हैं वो उन पर ध्यान दो। सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा था और। ठीक है, जब वाक्य में आप और देखोगे तो आप कह सकते हो कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे तथा, एवं, इनको आप नोट कर लो ताकि आपको याद रहे कि ये शब्द अगर आए तो हम तुरंत कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। अच्छा, इसीलिए ये शब्द आ जाए, और सो, अतः, ये शब्द आप देखते ही बोलोगे कि ये शब्द आए हैं इसलिए यह है, या, अथवा, और सब दिख रहा है ना बेटा। उसके बाद नहीं तो, ना, न, ये भी बोलते हैं ना कई बार सेंटेंस में, ना मैं नहीं जाऊंगा, ये भी कई बार प्रयोग हो जाता है। जब हम भाषा पे ध्यान नहीं देते तो कहीं किसी किसी भाषा में, खड़ी बोली में वगैरह में ये यूज हो जाती हैं। वरना, लेकिन, परंतु, परंतु, किंतु,
मगर, अगर, अगर मगर नहीं, अगर नहीं मगर, यही संयोजक होगा, यही जोड़ेगा दो शब्दों को। पर, चाहे, चाहे जो भी हो, जैसे होता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वह ये आपको यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य में मिल जाएंगे। ठीक है, संयोजक जो होगा ना वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी इनमें से लगाना शुरू करते हैं। अभी और तो हम बता ही चुके हैं। मैं या भी मैं फ्रेम करती हूँ, एक सेंटेंस, एक वाक्य फ्रेम करती हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर है और बेटी इंजीनियर है। और लगा दिया इसलिए मैंने, ये दो क्रियाओं के सामने, एक बच्ची ये है, एक बच्चा ये है और एक बेटा ये है। तो और लिखने से हमारा ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। इसमें बेटा हम आपको एक चीज़ और बताऊं, इसमें संयुक्त वाक्य में और क्या होता है। जब हम इसके संयुक्त वाक्य को पढ़ते हैं तो जैसे हमने ये पढ़ा, मेरी बेटी डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है और बेटा इंजीनियर है। तो आपको मैं इस एग्जाम्पल के तरफ से एक बात समझाना चाह रही हूँ कि यह जो मेरी बेटी डॉक्टर है ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। इसको अगर संयोजक ना हो तो मेरी बेटी डॉक्टर है भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक सरल वाक्य है। मेरा बेटा इंजीनियर है, बेटा इंजीनियर है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में। बट इसमें चूंकि एक संयोजक लग गया, एक जोड़ने वाला वो लग गया, इसलिए यह एक संयुक्त वाक्य है। ये क्लियर हो गया। अगला हम करते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है बच्चा, इसमें अब तक हो गया संयुक्त हो गया। अब हम मिश्र वाक्य कर लेते हैं। मिश्र वाक्य को मैं आपको सबसे पहले आप डेफिनेशन पे ज़रूर ध्यान दिया करो कि परिभाषा क्या है, उससे हमें बहुत हेल्प मिल जाती है जब हम उसको करते हैं सॉल्व। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उसके ऊपर आश्रित एक या अनेक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ जैसे कि इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वाक्य नहीं होगा, जैसे और वगैरह से जुड़े हुए नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे कि ये इसके बिना अधूरा और ये इसके बिना अधूरा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रधानाचार्य ने घोषणा की स्कूल 3 दिन तक बंद रहेगा। स्कूल 4 दिन तक, कह लो 4 दिन तक बंद रहेगा। अब बच्चों इसे समझो, इसमें हमारा एक भी सेंटेंस फ्री नहीं है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। स्कूल 4 दिन तक बंद रहेगा, कौन कह रहा है, किसको पता है 4 दिन तक बंद रहेगा? क्या इसका कंप्लीट कौन कर रहा है इसको, कि प्रधानाचार्य की घोषणा, और की शब्द को आपने देख लिया। तो ये जो है प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि स्कूल 4 दिन तक बंद रहेगा, ये इसके बिना अधूरा है और ये इसके बिना अधूरा है, तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, इसलिए ये एक मिश्र वाक्य बनते हैं। ठीक है, इसको इजी करने के लिए मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ जिनको देखकर आप आराम से क्लियर कर लोगे अपने माइंड में कि ये तो मिश्र वाक्य है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इसमें हम मोस्टली डाले जाते हैं, मिश्र वाक्य को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि जो, जिसे, जिसका। अगला है यदि, क्योंकि, और उसके बाद है जैसा, वैसा, और क्या होते हैं, जब तब, मेनली यही रहते हैं, और इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेंगे। तो आप इनको देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि ये बहुत ही हमें आइडेंटिफाई करने में कि ये मिश्र वाक्य है, हेल्प करेंगे। ये जो शब्द लिखे हैं मैंने ना, इनको आप माइंड में सेट करो, क्योंकि ये जहाँ आएंगे तो आप आराम से लिख सकते हो कि ये मिश्र वाक्य है।
चलो अब थोड़े से एग्जाम्पल को कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मिश्र वाक्य को एक्सप्लेन करने के लिए। इसे मैं इरेज कर दूं, ठीक है, और अगला आप उसको देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं फिर से एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई थी, जो मेले में खो गई थी। बच्चों इसको समझो कि यहाँ पर हमें एक तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो शब्द लिखा है तो ये एक मिश्र वाक्य है, ठीक है। और एक चीज़ हम और इसमें कह सकते हैं कि वह लड़की मिल गई। अब भाई वो लड़की कौन लड़की मिल गई, इसका जो बाकी पार्ट है वो इसी के बिना ये इनकम्प्लीट वाक्य है। इसका आश्रित वाक्य ये हो गया, मेले में खो गई थी, कौन खो गई थी, वो लड़की। तो ये इंटरडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसलिए ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर हम संयुक्त वाक्य कहें तो कैसे कैसे कहेंगे, सोचो, बताऊँ मैं इसको कैसे कहेंगे। गीता मिल गई को कैसे करेंगे, गीता मिल गई, और मिल गई और सीता भी मिल गई। अब आप इसको बता दो कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, संयोजक लग गया, कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। आसान है ना डिफरेंशिएट करना। इसमें एक दूसरे के बिना जो वाक्य है वो इनकम्प्लीट है, इसमें दोनों को जोड़ा जाता है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है संयोजक लगाकर। जैसे गीता मिल गई एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, मिल गई गीता, और सीता भी मिल गई, तो ये भी सीता भी मिल गई। अब भी ना लगा के हम सीता मिल गई, तो ये और अच्छे से हमें पता है कि सीता मिल गई ये भी अपना एक वाक्य है, अपने में एक वाक्य है, तो इंटरडिपेंडेंट नहीं है और संयोजक शब्द लग गया। और तो क्लियर हो गया ये मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में ये कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। सरल वाक्य हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सरल वाक्य हो गया जिसमें एक क्रिया रहती है, जिसमें क्रिया एक ही होगी, और वो बड़ा हो सकता है, वो लंबा हो सकता है, बट क्रिया उसमें एक ही होगी। बस उसी से आपको पहचानना है कि क्रिया एक है, तो समझो सरल वाक्य है, ठीक है। और यहाँ संयुक्त वाक्य को मैं एक्सप्लेन किया, यहाँ मैंने मिश्रित वाक्य को एक्सप्लेन किया, और अगले वीडियो में इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। इनको हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगले वीडियो में जो मैं करूँगी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी कि सरल वाक्य किस तरह पकड़े जाते हैं और संयुक्त वाक्य किस तरह पहचाने जाते हैं, मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं। थोड़े और एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा और इलेबोरेट करते हुए, एक पकड़ने के पॉइंट्स बताते हुए मैं आपको और अगली वीडियो में और इसको एक्सप्लेन करते हुए समझा दूँगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, और इसको आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, मैं और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी।